हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपन नया चैप्टर चालू कर रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसका कुछ सुपरफिशियल पार्ट आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं 9th में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स की डेफिनेशन एक्सेट्रा। आज अपन उसी पर चर्चा करेंगे। मतलब आज का लेक्चर बहुत बेसिक लेक्चर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मतलब लॉज ऑफ मोशन को अच्छे तरीके से समझने के पहले अपने को कुछ डेफिनेशंस के बारे में ध्यान देना होगा। बेसिक सी बातें हैं, है ना। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले अपन डिफाइन करें फोर्स। व्हाट इज फोर्स? ठीक है, फोर्स के बारे में। फोर्स इज अ पुल और पुश which change or try to change the state of a body of rest or of uniform motion। ठीक है, force is an external agent which changes or try to change state of rest or of uniform motion of a body। क्या मतलब हुआ? फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी की रेस्ट की पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक बात है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस or try to change the position of rest or of uniform motion of a body, that is called force। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं फोर्स की। ये तो डेफिनेशन हो गई फोर्स की, ठीक बात है। दूसरा पॉइंट, फोर्स की SI यूनिट एवरीबडी नोज एज SI यूनिट इज न्यूटन, जिसे अपन N से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन। CGS यूनिट इज डाइन। SI मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। CGS यूनिट इज सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन में। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 to the power 5 डाइन्स। ठीक बात है। और थोड़ी सी आगे बढ़े। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ vector quantity। force is a vector quantity। force is a vector quantity का मतलब फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक बात है ना। कितने प्रकार के फोर्स होते हैं नेचर में? बहुत सारे प्रकार के फोर्स होते हैं नेचर में, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स,
न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक बात है ना। ये बहुत सारे और भी प्रकार के फोर्स होते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट, फोर्स एक्सर्टेड बाय केमिकल एक्सेट्रा, ठीक बात है ना। मतलब टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर अपन बात करें तो अपने पास कितने प्रकार के फोर्स होते हैं वो देखिएगा, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिर है अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसके बाद बोले तो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद एक और फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अपने को जो चर्चा करनी है डिटेल में वो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। 3 प्रकार के कॉन्टैक्ट फोर्स अपने को अपने कोर्स में है जो अपने को चर्चा करनी है। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशन में चर्चा करेंगे, ये आपके पास 12th में है, ये भी 12th में है, और भी बहुत सारे प्रकार के फोर्स होते हैं। लेकिन फिलहाल अपने को जिससे मतलब है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स भी 3 होते हैं, एक होता है नॉर्मल, दूसरा होता है टेंशन, और तीसरा होता है अपने पास फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स किसे कहते हैं भैया? जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं, जब दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं और उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अपन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट अ कांटेक्ट फोर्स। क्यों? इलेक्ट्रिक फोर्स में एक चार्ज यहां पर रखा है, एक चार्ज यहां पर रखा है, ये Q1 ये Q2, ये अपन 10th में पढ़ चुके हैं कूलॉम्स लॉ में। Q1 एंड Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये चार्ज और ये चार्ज कांटेक्ट में नहीं है, ये चार्ज और ये चार्ज कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स व्हेन सरफेसेस आर इन कांटेक्ट, जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, ठीक है। जब अपन फ्लोर पर चलते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, मतलब अपने फीट और फ्लोर कांटेक्ट में है तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको अपन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि अपन हवा में चल रहे हैं और फ्रिक्शन लग रहा हो। कांटेक्ट फोर्स कब एक्ट करता है? कांटेक्ट फोर्स जब सरफेस कांटेक्ट में होती हैं तब कांटेक्ट फोर्स काम करता है, ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स नहीं है। बोलो कांटेक्ट फोर्स का मतलब समझ में आया? ठीक बात है, ठीक है। ये तो कुछ बात की अपन ने फोर्स के बारे में, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया? नोट हो गया? देखिए अपन आगे बढ़ रहे हैं और कुछ डेफिनेशन पर चर्चा करते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में भी आपने सुना हुआ है, 9th में पढ़ा है। इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, ठीक है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इनर्शिया के बारे में, ध्यान दीजिएगा। इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने में चेंज का अपोज करती है। इट इज एन अपोजिंग प्रॉपर्टी। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी बॉडी उसमें चेंज का अपोज करती है। अगर वो रेस्ट पर है
तो उसको मोशन में लाने का बॉडी अपोज करेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए वो अपोज करेगी, वो अपोज करेगी। इनफैक्ट जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो इनर्शिया से ही रिलेटेड है। इसलिए आपने सुना होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब इनर्शिया क्या हुआ? इनर्शिया इज एन अपोजिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी due to which it opposes the change, opposes the change का अपोज करती है। किस चेंज का? opposes the change of state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक ही वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको रोकने के लिए अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए अपने को कुछ विरोध का सामना करने पड़ेगा। जो वो विरोध लगा, जो अपोजिशन लगा, वो किसके कारण लगा? इनर्शिया के कारण। किसके कारण लगा? इनर्शिया के कारण। ठीक बात है, बोलो समझ में आया? ठीक। इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास। लॉजिकली सोच के देखें, इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास, रिलेटेड टू मास। हाँ साहब, ठीक बात है। बॉडी में मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अपने पास 10 kg का एक स्टोन है। 10 kg के स्टोन को अपन ने पुश किया, धक्का दिया। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल है, अपने पास 100 kg का स्टोन है। 100 kg के स्टोन को अपने को पुश किया। ठीक है, दोनों केस में किस में ज्यादा अपने को अपोजिशन मिलेगा? 100 kg वाले में। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बोलो समझ में आया? जिसका मास ज्यादा है उसमें अपोजिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और उस अपोजिंग प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का, जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। That is why it is said that inertia is related to mass. Inertia is related to mass. मतलब यहां पर एक और लाइन लिखी जा सकती है, more mass means more inertia. मोर मास मीन्स मोर इनर्शिया। ठीक बात है, ज्यादा मास है तो ज्यादा अपोजिंग प्रॉपर्टी होगी, ज्यादा अपोजिंग प्रॉपर्टी मतलब ज्यादा इनर्शिया होगा। ठीक बात है सब। इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपने पढ़ा होगा। अ बस सडनली स्टार्ट्स, ठीक है, पैसेंजर्स आर फॉल बैकवर्ड। मतलब कोई बस खड़ी हुई है और एकदम से स्टार्ट होकर आगे गई, अपन पीछे की ओर गिर जाते हैं।
है ना। जैसे बस है, बस इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ी, एकदम से आगे की ओर बढ़ी तो अपने को एक झटका पीछे की ओर लगता है। क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे? ध्यान से समझिएगा। इनिशियली पैसेंजर, मतलब बस में बैठे हुए पैसेंजर और बस दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों रेस्ट पर हैं। ठीक है साहब। जैसे ही बस आगे बढ़ी तो जो अपनी बॉडी है वो इनर्शिया के कारण आगे बढ़ने का अपोज करती है। किसका अपोज करती है? आगे बढ़ने का अपोज करती है। बस तो आगे निकल गई, लेकिन अपनी बॉडी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वहीं पर रहना चाहती है, इसलिए बस के कंपैरिजन में वो पीछे की तरफ आ जाती है। मतलब इफ अ बस सडनली स्टार्ट्स, पैसेंजर्स आर फॉल बैकवर्ड। ठीक है। व्हाई दिस इज सो? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट our body tries to remain at rest and bus moved forward, so we will fall backward. ठीक है। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई बस मूव कर रही है और सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया गया, ब्रेक अप्लाई कर दिया तो अपन आगे की ओर गिर जाते हैं। मूविंग बस सडनली स्टॉप्स, मूविंग बस suddenly stops, then passengers are fall forward, आगे की ओर गिर जाते हैं। The reason is inertia of motion, inertia of motion, inertia of motion। जब बस मूव कर रही है तो पैसेंजर भी उनके साथ मूव कर रहे हैं। बोथ आर इन मूविंग पोजिशन और बोथ आर इन मूविंग स्टेट। As brakes are applied, बस रेस्ट पर आ गई, बस एकदम से रेस्ट पर आ गई, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अपनी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है, अपनी बॉडी मोशन में ही रहना चाहती है। बस तो एकदम से रुक गई, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अपनी बॉडी आगे चली गई, अपनी बॉडी आगे चली गई। दैट इज वाई वी विल फॉल फॉरवर्ड। बोलो समझ में आया? ऐसे ही जो बस के ऊपर लगेज रखे हुए हैं, ठीक है, बस की छत पर जो लगेज रखे हुए हैं, अगर बस को ब्रेक लगा दिया जाए तो वो सारे लगेज बस के आगे आकर गिर जाते हैं। द रीजन इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनिशियली बस एंड लगेज बोथ आर इन मूविंग स्टेट। एज द ब्रेक्स आर अप्लाइड, as the brakes are applied, the luggages are tries to be remain in motion, वो मोशन में ही रहना चाहते हैं because of inertia of motion and they fall forward। बोलो समझ में आया? Similarly inertia of direction is also there, जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक बात है, समझ में आई बात? क्लियर है बात? इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास, अपोजिंग प्रॉपर्टी। ऐसे ही अपने पास एक और डेफिनेशन आती है जो आपको मालूम है, विच इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय P एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। मोमेंटम का फार्मूला मोमेंटम का फार्मूला आपको मालूम होगा, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास of body and its velocity, product of mass of a body and its velocity। याद रखिएगा, velocity not speed, speed is a scalar quantity
and momentum is a vector quantity. That is why we will take velocity, not speed. मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम में अपन स्पीड लेंगे, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हुआ, मोमेंटम का मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाले तो आएगा मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। अगर इसकी एसआई यूनिट निकालेंगे तो एसआई यूनिट अपने पास क्या आएगी, एसआई यूनिट मास के लिए केजी मीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट आ गई केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम के बारे में एक और खास बात, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक बात है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी, इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होगी। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्शन along the change in velocity. Direction of momentum is along the direction of change in velocity, है ना। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए मैंने एक कोई दीवार ले ली, एक वॉल कंसीडर कर लिया, ठीक है, वॉल कंसीडर कर लिया मैंने, ठीक, वॉल कंसीडर कर लिया। यहां से मैंने एक बॉल m मास की v वेलोसिटी से फेंक दी दीवार की तरफ, ठीक है। ये बॉल दीवार से टकराती है और सेम स्पीड से टकराने के बाद सेम स्पीड से वापस आ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। दीवार पर मैंने बॉल फेंकी और वो सेम स्पीड से टकरा के वापस आ गई, ठीक। तो फाइंड द चेंज इन मोमेंटम। फाइंड चेंज इन मोमेंटम। फाइंड चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। आपको ध्यान है डेल्टा पी, डेल्टा पी इसको बोलते हैं डेल्टा, और डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। मतलब चेंज इन मोमेंटम कैन बी रिटन एज पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक बात है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। तो डेल्टा P इक्वल्स टू आ गया अपने पास P फाइनल। P फाइनल इस डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए इसको मैं पॉजिटिव लेता हूं तो इसको नेगेटिव ले लूंगा, तो माइनस ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, माइनस ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। ये वाला माइनस क्यों आया, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वाले मोमेंटम को मैंने पॉजिटिव लिया इस तरफ, क्यों, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी, डायरेक्शन इन्वॉल्व होगी। और अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव साइन से अपन शो करते हैं, ऐसा वेक्टर में अपन पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में कोई क्वांटिटी है तो इस डायरेक्शन में वो नेगेटिव क्वांटिटी होगी, ठीक बात है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया भैया, चेंज इन मोमेंटम आ गया माइनस ऑफ 2mv, माइनस ऑफ 2mv। बोलो मोमेंटम का मतलब समझ में आया, क्लियर है बात, पक्की बात, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, फोर्स की डेफिनेशन, इनर्शिया की डेफिनेशन, मोमेंटम की डेफिनेशन, ठीक बात है। इसी चर्चा को अपन आगे बढ़ा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। इसी बीच इसको नोट कीजिएगा, पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए।
आइए चर्चा को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। फोर्स समझ में आया, इनर्शिया समझ में आया, मोमेंट समझ में आया। अब अपन लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। लॉज ऑफ मोशन, जैसा अपने को मालूम है न्यूटन ने 3 लॉज दिए हैं मोशन के, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, इसको अपन लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया? क्योंकि ये इनर्शिया से ही डिराइव किया गया है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which opposes the state of rest, which opposes the change of state of rest or of uniform motion, ठीक है। तो ये लॉ क्या दिया गया? फर्स्ट लॉ में बोला गया इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट और इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इट विल रिमेन्स इन द state of rest or in uniform motion until and unless external force is not applied। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? एनी बॉडी, है ना, एनी बॉडी रिमेन इन पोजीशन of rest or in uniform motion until and unless an external force is not applied on it। सिंपल सा स्टेटमेंट है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक किसी भी बॉडी की रेस्ट की पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन चेंज नहीं की जा सकती। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई एक ब्लॉक सरफेस पर रखा गया है, इसका मास m है। अगर मान लीजिए मैं यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लगाता हूं F और यहां से भी एक फोर्स लगाता हूं F, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा। क्यों रहेगा रेस्ट की पोजीशन में? क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स है, उनका नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है। जब भी नेट फोर्स 0 होगा, जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, तब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये तो फर्स्ट लॉ हुआ। सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। सेकेंड लॉ इज रियल लॉ। Why it is called real law? Because we can derive first law and also we can derive third law with the help of second law। मतलब सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं
और थर्ड लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए बोला जाता है सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। ठीक है, सेकेंड लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम अपन पढ़ चुके हैं, है ना। सेकेंड लॉ फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देता है। दूसरा पॉइंट, इट गिव्स definition of force। it gives definition of force। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। फोर्स की डेफिनेशन भी सेकेंड लॉ से मिलती है अपने को, और सेकेंड लॉ मोमेंटम और फोर्स के बीच में रिलेशन देता है। क्या बोलता है सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied। This is the statement। rate of change of momentum is equals to force। ये स्टेटमेंट नहीं है। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp अपॉन dt। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसा अपन मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। Derivative with respect to time is called rate of change of momentum। Rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। ठीक बात है। F is directly proportional to the dp by dt, ऐसा भी बोला जा सकता है। मतलब F is directly proportional to dp by dt। ठीक बात है, ठीक है ना। F इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो dp बाई dt के साथ में k आ जाएगा। ठीक है, यहां पर k इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया गया है, इसलिए अपन लिख सकते हैं F इज इक्वल टू dp बाई dt। कई लोग इसे ही सेकेंड लॉ बोल देते हैं, लेकिन ये सेकेंड लॉ नहीं है। सेकेंड लॉ ये है, is directly proportional to the rate of change of momentum। directly proportional to तो बोला गया है, मतलब यहां पर F is equal to dp by dt। ठीक बात है, ये सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया। अब इससे फोर्स कैसे डिफाइन किया गया है वो देखिएगा। ठीक है, मीनवाइल पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, मैं इससे फोर्स की डेफिनेशन निकालना बता रहा हूं। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, हो गया, नोट हो गया, देखिएगा, है ना, ध्यान दीजिए। सेकेंड लॉ से फोर्स की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अपन ऐसे भी बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम, है ना, dp बाई dt। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर फॉर्मूले के टर्म्स में लिखा जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है dp बाई dt इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम
चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। ये अपने समझने के लिए आसान है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि अपन ऐसा मान लें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो u स्पीड, इनिशियल स्पीड u मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। कुछ समय के बाद उसकी स्पीड हो गई v, उसकी स्पीड हो गई v मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो u मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और कुछ समय बाद उसकी स्पीड हो गई v मीटर्स पर सेकेंड, ठीक बात है। तो F इक्वल्स टू मेरे पास होगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, या सिंपल टाइम लिखें तो भी चलेगा, टाइम टेकन। मान लीजिए t सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम मतलब मेरे पास हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ठीक बात है। तो मैं इसको लिख सकता हूं p फाइनल मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, बिल्कुल ठीक बात है। तो F इजिकल टू m को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास अंदर बचेगा v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और v माइनस यू अपॉन टी ये मेरे को मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम है, इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। v माइनस यू अपॉन टी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन सिंस v माइनस यू अपॉन टी इज एक्सीलरेशन। इसका मतलब मेरे पास F इजिकल टू क्या आ गया बच्चों, F इजिकल टू आ गया m और इसकी जगह पर लिखा जा सकता है a। ये आ गई मेरे पास फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन क्या आ गई मेरे पास, F इजिकल टू m a, फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, है ना, which when applied on a body of mass m, it produces acceleration a in it. Force is an external agent when applied on a body of mass m and it produces acceleration a. That is F is equal to ma, F is equal to ma। इस तरीके से सेकेंड लॉ से फोर्स की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। क्या डिफाइन की गई है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हेन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास m एंड इट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन a in it, एक्सीलरेशन a in it। इसी से 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन भी निकाली गई है ना। 1 न्यूटन फोर्स किसे कहते हैं, 1 न्यूटन फोर्स की डेफिनेशन भी यहीं से निकाली गई है, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए तो F भी 1 हो जाएगा। मतलब अगर इसको डिफाइन करें तो अपने पास कैसा आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स applied on a body of mass 1 kg, body of mass 1 kg and it produces acceleration of 1 meter per second square in it. When external force applied on a body of mass 1 kg and it produces
and it produces acceleration of 1 meter per second square in it, then force applied is 1 Newton. Force applied is in 1 Newton. सिंपल सीधी सीधी बात है भाई, 1 kg के बॉडी पर फोर्स अप्लाइड करें और उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो बोलेंगे फोर्स 1 न्यूटन है। बिल्कुल ठीक बात है। ये सेकेंड लॉ है। बोलो समझ में आया? क्लियर है बात? ठीक बात है। ठीक है, पॉज करें, नोट करें इसको। तो थर्ड लॉ के बारे में भी बात कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ। ठीक, हो गया? नोट हो गया? देखिए थर्ड लॉ भी समझ लीजिए। थर्ड लॉ everybody knows every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction. This is called third law, है ना? ये स्टेटमेंट तो अपने को सभी को मालूम है। देख लेते हैं थर्ड लॉ का स्टेटमेंट भैया। थर्ड लॉ है ना? Third law is action reaction pair. It gives action reaction pair. क्या है स्टेटमेंट? सभी को मालूम है। Every action has equal and opposite reaction. Every action has इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, क्या मतलब है? अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट अपने ऊपर भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक सरफेस कंसीडर कर लेता हूं, और सरफेस पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास m मान लेते हैं, तो ये ब्लॉक सरफेस पर एक फोर्स लगाएगा जो उसके वेट के बराबर होगा। मतलब इस ब्लॉक ने सरफेस के ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, वो होगा वेट ऑफ ब्लॉक। और अपने को मालूम है वेट ऑफ ब्लॉक मतलब किसी भी बॉडी का मास mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, mg से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इतना ही फोर्स ये सरफेस इस ब्लॉक पर लगाएगा, ऐसा न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है। ठीक है, ऐसा न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि जितना फोर्स ब्लॉक सरफेस पर लगाएगा उतना ही फोर्स सरफेस ब्लॉक पर लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहां पर ये फोर्स लगेगा। ठीक है, इसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री और रिएक्शन तो है ही। मतलब ये है mg जो है, mg ब्लॉक ने सरफेस पर लगाया, फोर्स बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स ऑन द ब्लॉक, फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द सरफेस। ठीक है, जितना फोर्स यहां पर नीचे की ओर लगेगा उतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। बोलो समझ में आया? फिर इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये mg
और ये नॉर्मल, ये दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल क्यों नहीं करते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है वाई एक्शन एंड रिएक्शन, वाई एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट कैंसल ईच अदर। एक्शन और रिएक्शन आपस में कैंसल क्यों नहीं करते हैं? ठीक बात है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर ये जो फोर्स लगा वो फोर्स सरफेस पर लगा है, और ये जो फोर्स लगा है ये ब्लॉक पर लगा है। मतलब एक्शन सरफेस पर हो रहा है और रिएक्शन ब्लॉक पर हो रहा है। मतलब ये दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पर लग रहे हैं, ठीक है। सरफेस पर फोर्स लग रहा है mg और ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है नॉर्मल, ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है नॉर्मल, ठीक बात है। मतलब एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पर नहीं लगते हैं, एक्शन अलग बॉडी पर लगता है और रिएक्शन अलग बॉडी पर लगता है, इसलिए वो कैंसल्स नहीं करते हैं। मतलब अगर कैंसिल कब करेंगे फोर्स कैंसिल तब करेंगे जब वो एक ही बॉडी पर लग रहे हों, लेकिन यहां तो अलग अलग बॉडी पर लग रहा है। मतलब एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ठीक है। दैट इज वाई दे नॉट कैंसल्स ईच अदर। फोर्स कैंसिल कब करते हैं? फोर्स कैंसिल एक ही बॉडी पर लगेंगे तो कैंसिल करेंगे, ठीक बात है। मतलब इसका आंसर मेरे पास क्या हो गया? इसका आंसर हो गया सिंस एक्शन एंड रिएक्शन act on different bodies। मतलब mg सरफेस पर लग रहा है, नॉर्मल ब्लॉक पर लग रहा है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, therefore they do not cancel each other, they do not cancel each other। बोलो समझ में आया? क्लियर है बात? ठीक है। क्यों कैंसिल नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट पर रख रहे हैं। अच्छा, एक और बात अपन देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सरफेस कंसीडर करें, अपन यहां पर एक ब्लॉक कंसीडर करें जिसका मास m है, ठीक है, जिसका मास m है। मान लेते हैं इसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो यहां पर एक फोर्स लगा जो 2 ने 1 पर लगाया, मतलब उतना ही फोर्स सरफेस ने ब्लॉक पर लगाया। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब यहां पर अपन लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर, F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। ये दोनों वेक्टर शो करते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर थर्ड लॉ। इसको बोलते हैं अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर थर्ड लॉ। बोलो समझ में आया? तीनों लॉ समझ में आए? फर्स्ट लॉ दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड